हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस, आज हम पढ़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड या स्तूप के बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा होती है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या या उसके जैव भार या ऊर्जा की मात्रा के अंतर को दर्शाने के बाद प्राप्त होने वाली आकृति ही पिरामिड कहलाते हैं। मतलब कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जैसे अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं अपने पास में, घास के हो गए, समुद्र के हो गए, पेड़ के हो गए, ऐसे अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो उनको आप क्या हो गए, उनमें जो जीव होते हैं उनकी या तो संख्या के आधार पर, या उनका जो जैव भार होता है, या फिर वो जो ऊर्जा होती है, उनमें अंतर के आधार पर आप उसको दर्शाते हो। तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी उसी को क्या बोलोगे आप, पिरामिड या फिर स्तूप कहते हैं। आगे हम जैसे पिरामिड बनाएंगे तो ये सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी देखना, अभी तो ये जो स्टार्टिंग चीज़ें लिख रही हैं इनको तो देख लो, अभी लास्ट में अपन को समझ में आ जाएगा ये सब कुछ है। अब देखो, पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, चार्ल्स इल्टन ने दी थी। चार्ल्स इल्टन नामक वैज्ञानिक है ये, इसने दी थी, कब दी थी, 1927 में दी थी। और आपके पास में यहाँ पर ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि पिरामिड जो होता है उसके आधार पर हमेशा किसको रखना है, आपको उत्पादक को रखना है। मतलब जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता ऐसे होते हैं ना। तो सबसे पहले नीचे नीचे किसको रखना है, आधार पर, मतलब किसको रखोगे आप, उत्पादक को रखोगे। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से आपको रखना है। अब एक शब्द ये भी आएगा यहाँ पर आगे अपने काम, जैवभार। तो जैवभार क्या होता है गाइज, किसी भी जीव में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जैवभार कहलाती है। उस जीव के अंदर जो जीवित कार्बनिक पदार्थ होगा वो उसकी जितनी मात्रा होगी वही उसका क्या होगा, जैवभार कहलाएगा। अब इसके प्रकार देखते हैं। पिरामिड जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र के, वो कितने प्रकार होते हैं, तो इसके मेनली अपने पास में 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड हम बनाते हैं। एक तो आपके पास में संख्या के पिरामिड होते हैं, दूसरे अपने पास में जैवभार के पिरामिड होते हैं, तीसरे ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि संख्या के पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं, मतलब सीधे और उल्टे दोनों ही बन सकते हैं। जैवभार के पिरामिड भी आपके पास में सीधे और उल्टे दोनों ही बन सकते हैं। और आपके पास में ऊर्जा के पिरामिड होते हैं ना, वो सदैव कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते हैं, हमेशा आपके पास में सीधे बनेंगे, उल्टे कभी नहीं बनने वाले हैं। वो देखेंगे आगे अब कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर संख्या के पिरामिडों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर संख्या के पिरामिड देखते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, घास का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बारे में देखते हैं। तो घास के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले घास होगी। घास को आपके पास में खरगोश खाएगा, खरगोश को आपके पास में लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को फिर कौन खाएगा, बाघ खाएगा। तो यहाँ पर घास क्या होगा, उत्पादक हो जाएगा। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगी और बाघ तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो आपको आधार में किसको रखना है, घास को रखना है। तो देखो, अब यहाँ पर जो उत्पादक होता है उसको कहाँ पर रखना है, आधार पर रखना है। ये हमने पहले देखा। तो यहाँ पर घास क्या होता है, उत्पादक होता है, तो इसको आधार पर रख दिया। इसके बाद में खरगोश को रखा, खरगोश के बाद में लोमड़ी को रखा, लोमड़ी के बाद में बाघ को रखा। इसका मतलब क्या होगा कि घास की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी, खरगोश की होगी। खरगोश के बाद में किसकी होगी, लोमड़ी की होगी। और फिर लोमड़ी से कम किसकी होगी, बाघ की होती है। तो इस प्रकार से अगर आप एक सीधा त्रिभुज मान लो आप, तो सीधे त्रिभुज की जैसी आकृति बनेगी तो वो क्या होगा, सीधा पिरामिड होगा। और उल्टे त्रिभुज की जैसी आकृति बनेगी तो क्या होगा, उल्टा पिरामिड होगा। अब यहाँ पर संख्या के पिरामिड, उल्टे पिरामिड होते हैं, उनको देखते हैं। तो अपने पास में ये पेड़ का क्या दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र दे रखा है। जैसे मतलब पेड़ होता है, पेड़ पे चिड़िया बैठती, चिड़िया पर फिर क्या होते हैं, परजीवी बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ की संख्या क्या होती है, कम होती है। पेड़ की तुलना में चिड़िया की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर चिड़िया की तुलना में परजीवियों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पेड़ यहाँ पर संख्या कम हुई तो इसको आधार पे रख दिया। फिर आपके पास में इससे ज़्यादा चिड़िया की होगी, चिड़िया से ज़्यादा फिर किसकी होगी, परजीवी की हो गई। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, ये इसका उल्टा पिरामिड हो जाएगा। हाँ, तो ये अपने पास में इसके संख्या के पिरामिड सीधे और उल्टे पिरामिड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैवभार के पिरामिडों के बारे में। जैवभार के पिरामिड जो देखे हैं वो उल्टे और सीधे दोनों ही बनते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे उल्टे बनेंगे और कैसे सीधे बनेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैवभार के पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं। जैसे घास के पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा।
तो कैसे बनता है, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र देख लेते हैं। घास होता है, घास को आपके पास में चूहा खाएगा, चूहा को आपके पास में सांप खाएगा, सांप को फिर मोर खाएगा। तो यहाँ पर जीवभार, जीवभार मतलब क्या होता है, पहले हमने परिभाषा देखी कि कोई भी आपके पास में जीव होता है उसमें जो जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हो आप, जीवभार बोलते हो। जीवित कार्बनिक पदार्थ मतलब जैसे सेलुलोज वगैरह हो गया ना, तो वो क्या है, एक जीवित कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो यहाँ पर घास में क्या होगा, सेलुलोज की मात्रा अधिक होगी या फिर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। तो इसको यहाँ पे रख दिया, ये क्या होगा, उत्पादक होगा, इस कारण से इसको आधार पे रख दिया। तो घास में आपके पास में जीवभार ज़्यादा होगा, फिर आपके पास में चूहे में कम होगा, फिर सांप में कम होगा और फिर मोर में उससे भी कम होने वाला है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक सीधा पिरामिड अपन को प्राप्त हो गया। अब इसका क्या होता है कि समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें आपके पास में इसके पिरामिड कैसे प्राप्त होते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। अब वो कैसे प्राप्त होते हैं, देख इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे क्या होगी, आपके पास में घास आएगी। सबसे मतलब पहले तो इसको देखते हैं, घास होती है, घास को कौन खाएगा, जंतु प्लवक खाएगा, जंतु प्लवक को फिर छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को फिर क्या खाएगा, बड़ी मछली खाएगी। तो यहाँ पर घास होती है ना, आपको पता है समुद्र में जो घास होती है वो स्थल पर पाई जाने वाली घास की तुलना में तो बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल बहुत ही बारीक आपके पास में वहाँ पर समुद्र में क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है। इसका मतलब आपके पास में उसमें जीवभार की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, उसमें कम होगी। तो सबसे पहले घास की यहाँ पर जो समुद्र में पाई जाती है उसका जीवभार क्या हो गया, कम हो गया। इसकी तुलना में जंतु प्लवक का ज़्यादा होगा, जंतु प्लवक की तुलना में छोटी मछली का ज़्यादा होगा, छोटी मछली की तुलना में बड़ी मछली का क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, जैसे मतलब घास होता है, घास को कौन खाएगा, जंतु प्लवक खाएंगे ना। तो जैसे इसके जीवभार तो कम है लेकिन ये बहुत सारी घास खाएगा, तो इस घास की तुलना में तो इसका जीवभार बढ़ जाएगा ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर इसी को कौन खा रही है, छोटी मछली खा रही है। तो छोटी मछली ये आपके पास में जैसे 10-15 खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो इसकी तुलना में इसका बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी तो इसका भी क्या बढ़ जाएगा, अपने पास में जीवभार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने पास में जीवभार के पिरामिड सीधे और उल्टे इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ऊर्जा के पिरामिड आते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड हमने देखे कि कैसे बनते हैं, सदैव आपके पास में कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा होती है पारिस्थितिक तंत्र में, उसका प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब क्या होगा, उत्पादक से सदैव आपके पास में उपभोक्ताओं की ओर होगा। अब कैसे होता है वो देखो, उत्पादक से सबसे पहले ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगी, और द्वितीयक उपभोक्ता से फिर तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी, और तृतीयक उपभोक्ता से फिर किस में जाएगी, अपघटक में जाएगी। तो इसी प्रकार से आपके पास में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। मतलब पहले उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक, इस प्रकार से यहाँ पर जाने वाली होती है। तो इसका भी अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले घास होती है, यहाँ पर घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को फिर बाघ खाएंगे, ठीक है ना। तो घास क्या होंगे, यहाँ पर उत्पादक होंगे जिनको हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खरगोश को आपके पास में द्वितीयक उपभोक्ता होगा तो इसको T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लोमड़ी होती है तृतीयक उपभोक्ता होती है, इसको T3 मतलब लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। और बाघ आपके पास में तृतीयक उपभोक्ता होता है, इसको T4 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी कि घास होगा जो उत्पादक होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर इससे कम किसकी होगी, खरगोश की होगी, और खरगोश से फिर कम आपके पास में किसकी होगी, लोमड़ी की होगी, और फिर लोमड़ी से कम किसकी होगी, बाघ की होगी। तो इस प्रकार से सीधे आपके पास में यहाँ पर पिरामिड प्राप्त होने वाले हैं। अब मैंने कहा था ना वहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो यहाँ पर आपको T1, T2, T3, T4 इस प्रकार से भी लिखे हुए हो सकते हैं, कई बुकों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब उत्पादक होता है, इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसका मतलब द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और इसका मतलब तृतीयक उपभोक्ता होता है। अब तो ये थे गाइस अपने पास में यहाँ पर ऊर्जा, जीवभार और संख्या के पिरामिड संपूर्ण जानकारी इनके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।